चलिए इधर ध्यान दीजिए। तो आज का टॉपिक हमारा पहला, मिनिमम मास हंग फ्रॉम द स्ट्रिंग टू जस्ट स्टार्ट द मोशन। जैसे कि आपको एक टेबल नज़र आ रहा है, टेबल के सरफेस पे एक मास m1 रखा हुआ है, यहाँ से स्ट्रिंग गई और दूसरा मास m2 लगा हुआ है। अगर ये फ्रिक्शनलेस सरफेस होता तो आइए 100 किलो का ही वज़न क्यों ना हो, ये अगर 1 किलो का भी तुम अगर यहाँ लटकाते तो वो उसे खींचता और वो अपन देखते कि ये नीचे जा रहा है, ये आगे जा रहा है ना। बट यहाँ पर ये जो सरफेस है इस बार ये स्मूथ नहीं है, ये सरफेस कैसा है, रफ है। सरफेस कैसा है, रफ है। तो अब इस सिचुएशन में क्या होगा बेटा, देखो कि यहाँ पर इसका वेट m2g उसे नीचे खींचेगा, है ना। तो भैया यहाँ स्ट्रिंग में क्या तैयार हो जाएगा, टेंशन। ये टेंशन धागे में यहाँ तक जनरेट होगा और वो टेंशन फोर्स आपको क्या करेगा, आगे की तरफ खींचेगा, है कि। और जब ये आगे की तरफ खींचेगा तो यहाँ क्या जनरेट हो जाएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसका वेट कितना है बेटा, m1g। यहाँ नॉर्मल रिएक्शन कितना है, n। तो मैं कहता हूँ कि यहाँ मुझे मोशन जस्ट स्टार्ट करना है, मोशन को जस्ट स्टार्ट करना है। तो आपको जो फोर्स लगाना पड़ेगा, ये डब्बे को जो टेंशन फोर्स लगाना पड़ेगा, तो जस्ट स्टार्ट द मोशन कितना होगा, T = FL के बराबर, है ना। बॉयज आपने कल रात को पूछे थे शाम में कि स्टार्ट द मोशन करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि आपको जस्ट फोर्स इसके बराबर लगाना पड़ेगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर। हाँ, अगर मान लो आपका लगातार फोर्स मतलब ऐसा है कि खींच के लेके जा रहे हैं आप, तो फिर वो समेशन = Fx वाला अपन जो कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं वो, ठीक है, T = FL। मगर हम कहेंगे देखो मोशन सिर्फ ज़रा सा स्टार्ट हुआ है, तो फिर ये टेंशन को भी मैं m2g के बराबर बोल सकता हूँ। ये टेंशन को भी मैं किसके बराबर बोल सकता हूँ, m2g के बराबर। तो अगर ऐसी बात है तो फिर m2g को आप क्या बोलेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर बोलेंगे। देखो m2g = लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या आएगा, μs × m1g, μs × m1g। तो फिर g हो जाएगा कैंसल। देखो m2 = μs टाइम्स ऑफ m। तो ये फॉर्मूला आएगा हमारा। सिंपली करना क्या है, ये जो भी मास होगा, है ना, मान लो कि भाई मैंने कहा ये 10 किलो का मास है, ये कितने का मास है, 10 किलो का, और यहाँ का कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.4 है। कितना है, 0.4। तो मोशन स्टार्ट करने के लिए कितना मास लटकाना पड़ेगा यहाँ पर, तो देखो मास कितना है, m1 10 किलो, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, 0.4। दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आंसर कितना आ जाएगा, 4। मतलब आपको कम से कम 4 किलो का मास यहाँ लटकाना पड़ेगा, तो उसका मोशन क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, है ना। 4 के ऊपर का लटका तो बहुत अच्छी बात, वो तो बहुत इधर जाएगा आगे। 4 के नीचे करा तो मोशन स्टार्ट नहीं हो पाएगा। या आया क्या समझ में कॉन्सेप्ट, है ना। तो ये था मिनिमम मास हंग फ्रॉम द स्ट्रिंग टू जस्ट स्टार्ट द मोशन। अब ये इसको मैं बोलूँगा केस 1। अब आएगा केस सेकेंड, ये मत लिखना, केस सेकेंड। केस सेकेंड में क्या आएगा, अब देखो ये आपके पास एक इंक्लाइंड सरफेस है, यहां है मास m1 और यहां है मास m2। यहां है मास m1, यहां है मास m2। ओके, अब इस बार क्या रहेगा, पिछली बार अपोज करने वाला फोर्स सिर्फ एक था, वो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इसका वेट इसी मोशन को अपोज नहीं कर रहा था, मगर इस बार मामला अलग है। देखो वेट m2g नीचे खींचेगा, जिसकी वजह से रस्सी में टेंशन T क्रिएट हो जाएगा। ये टेंशन यहाँ तक ट्रैवल करेगा और यही टेंशन फोर्स डब्बे को इधर खींचने की कोशिश करेगा, मगर साथ ही साथ जो डब्बे का जो वेट पड़ रहा है इधर नीचे, मान लो ये थीटा m1g sin थीटा, इस मोशन को अपोज करेगा, है ना। अगर ये स्मूथ सरफेस रहा तो सिर्फ m1g sin थीटा अपोज करेगा, मगर ये अगर रफ सरफेस रहा तो भैया m1g sin थीटा के साथ साथ यहाँ पर लिमिटिंग फ्रिक्शन भी उसको क्या करेगा, अपोज करेगा, या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी इसको जस्ट अपोज करेगा। तो हम कहेंगे यहाँ पर हमको सिर्फ ज़रा सा मूव करना है,
अगर ऑब्जेक्ट को आपको सिर्फ ज़रा सा मूव करना है, ऑब्जेक्ट को आपको ज़रा सा मूव करना है, तो जो फ्रिक्शन पैदा होगा वहाँ पर वो कौन सा होगा? लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो भाई हम कहेंगे अच्छा ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सिस्टम में जितने भी ब्लॉक्स हैं उनका मूवमेंट सिर्फ ज़रा सा हुआ है, तो मैं बोलूँगा टेंशन जो होगा m2g के बराबर होगा, और यहाँ टेंशन m1g साइन थीटा प्लस लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर होगा। दोनों को इक्वेट करो, m2g इज इक्वल्स टू m1g साइन थीटा प्लस लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या आएगा? म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन। फिर मैं कहूँगा व्हाट इज नॉर्मल रिएक्शन, ज़रा बताएंगे आप। तो नॉर्मल रिएक्शन है आपका m1g कॉस थीटा। अब आगे क्या होगा? g कॉमन निकलेगा और कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या फिर? m2 इज इक्वल्स टू m1, कॉमन निकालो m1, ओके, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। आया समझ में? m1 साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, दैट्स योर आंसर। समझ में आया क्या भैया? है ना? ये फॉर्मूला कि भैया अब आपका एंगल अगर इतना इतना है, इंक्लाइंड सरफेस का एंगल इतना इतना है, ये सरफेस का जो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है इतना है, जो ये मास है वो m1 इतना है, इधर लटका कर रहा मास कितना है? m2 इतना है, ठीक है। अब मुझे m2 की वैल्यू चाहिए, तो आप m1 की, थीटा की और म्यू की वैल्यू डाल दो, आपको एक वैल्यू पता चल जाएगा कि भैया आपको कम से कम कितना मास चाहिए उसको नीचे लटकाने की, खींचने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल एक नंबर ले लेते हैं, मैंने कहा कि देखो m1 जो है मान के चलो 10 किलो, m1 कितना है? 10 किलो का, और फिर इसके बाद म्यू फिर से अपन 0.4 ले लेते हैं, थीटा मैं 30 डिग्री ले लेता हूँ, ठीक है। तो m2 की वैल्यू क्या चाहिए? m1 है आपका 10 किलो साइन 30 प्लस 0.4 और म्यू एस तो 0.4 डाल दिए, कॉस 30, m2 इज इक्वल टू 10 1/2 प्लस 0.4 √3/2, 2 1 2 0.2 ज़ा, ठीक है, 10 1/2 प्लस 0.2 इंटू √3, 10 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो 10/2 क्या हो जाएगा? 5, और 2 मल्टीप्लाई बाय √3 हो जाएगा 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1.732, यानी 5 प्लस 2 2 4, 2 3 6, 2 7 14 4, कैरी 1, 2 1 2, 3.464 यानी 8.464 किलोग्राम। तो तुमको अगर मोशन स्टार्ट करना है, ये 10 किलो के मोशन को ऊपर, वजन को ऊपर खींचना है, तो कम से कम तुमको 8.464 किलोग्राम का वजन उसको लटकाना पड़ेगा, है ना। अगर ये भी कब? अगर एंगल थीटा 30 डिग्री हो और कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना हो आपका? 0.4 हो, तब के लिए है ये इतना मास कम से कम लटकाना पड़ेगा। ये उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, ठीक है। लिखो फटाफट। जाहिलों की तरह मत बिहेव करो। जाहिल इंसान जब बैठता है भाई एजुकेशन वाले से उसमें बैठता है तो फिर भी बातों में ही इन्वॉल्व होता है, उसको उससे कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि पढ़ाई उसकी बस की बात नहीं है।
हाँ ला लीजिए, पानी रख दीजिए, अमजद पानी रख देना बस। अगला है मिनिमम लेंथ ऑफ चेन हैंगिंग फ्रॉम द टेबल। कम से कम कितनी लंबाई चेन की नीचे लटकाना पड़ेगी, है ना, एक रफ टेबल के ऊपर, ताकि ये आपका कहा जाएगा स्टेबल रह सके, है ना। देखो जैसे फॉर एग्जांपल, स्टेबल नहीं, मोशन स्टार्ट करने के लिए, जैसे कि एक लंबी सी चेन है, 10 मीटर लंबी चेन है, मैं 1 मीटर का हिस्सा नीचे लटका रहा हूँ, चेन काफ़ी वज़नदार है और सरफेस जो है वो रफ़ है। अगर सरफेस रफ़ रहा तो उसका जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो चेन को नीचे गिरने नहीं देगा। हालांकि जो 1 मीटर लंबाई है चेन की जो लटक रही है नीचे, उसका जो वज़न है वो पूरी चेन को खींचने की कोशिश कर रहा है कि नहीं। मैंने 2 मीटर की चेन को लटकाया, मैंने क्या देखा, अभी भी चेन जैसे के वैसी है टेबल पर, ऐसी भी जैसे के वैसी है, अभी भी मोशन स्टार्ट नहीं हुआ। फिर मैं 3 मीटर की लटकाया तो बोले अभी भी मोशन स्टार्ट नहीं हुआ। मैंने 3.1 मीटर जैसे किया, 3.1 मीटर जैसे किया, या चलो 3.5 मीटर बोल देता हूँ, चलो 3.5 मीटर जैसी मैंने किया तो धर 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 पहले थोड़ी सी चेंज सरकी और फिर उसका धर 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 मोशन स्टार्ट हो गया। तो मैं बोलूँगा किस लेंथ पर वो स्टार्ट हुआ था मोशन, 3.5 मीटर। तो वो है उसकी मिनिमम लेंथ, कि कम से कम इतनी लंबाई तो तुमको लटकाना पड़ेगा अगर मोशन स्टार्ट करना है। तो तुम 4 मीटर की लटकाओगे तो बहुत अच्छी बात है। तुम 4 मीटर की चेन का वज़न, जो नीचे लटक रही चेन, उसका वज़न पूरा उसको चेन को नीचे खींचे, वो तो खींचने की वाला है, मगर कम से कम कितना, 3.5 मीटर। अब वही चेन की लेंथ को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला देख रहे हैं हम लोग। आराम से सुकून से ये देखो, ये टेबल है, रफ टेबल है, पूरी चेन का मास कितना है, कैपिटल एम, मास ऑफ कंप्लीट चेन। पूरी चेन का लेंथ कितना है, कैपिटल है। लेंथ ऑफ चेन हैंगिंग फ्रॉम द टेबल है ना, स्मॉल है। वो चेन जो लटक रही है ना, वो कितना, जो टेबल के नीचे से जिसने मोशन स्टार्ट कर दिया, जिसने मोशन स्टार्ट कर दिया, तो भैया हम कहेंगे कि भैया वो कितना है, स्मॉल एल है। अब अगर इतनी लंबाई लटकाने के बाद मोशन जस्ट स्टार्ट हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर कौन सा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डेवलप हुआ होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन। अरे भैया मोशन जस्ट स्टार्ट हुआ ना, तो यहां पर फ्रिक्शन फोर्स कौन सा डेवलप हुआ होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन। बात समझ रहे क्या तुम, है ना। चेन को जैसे जैसे तुम धीरे धीरे उससे चेन की लंबाई, नीचे लटकने वाली चेन की लंबाई को बढ़ाओगे, नीचे लटकने वाला वज़न बढ़ेगा, है कि नहीं। अगर नीचे लटकने वाला वज़न बढ़ेगा, है ना, तो जो फोर्स है वो बढ़ेगा। तो एक स्टेज कभी ना कभी ऐसा आएगा कि वो वज़न, चेन का वज़न यहाँ के लिमिटिंग फ्रिक्शन के क्या हो जाएगा, बराबर आ जाएगा। और जैसे ही वो लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर हुआ तो मोशन क्या हो जाएगा, स्टार्ट होगा। ठीक है, तो मैं बोलूँगा यहाँ पर सिंस द मोशन हैज़ जस्ट बिगिन, क्योंकि मोशन जस्ट स्टार्ट हुआ है, मैं यहां लिख सकता हूं वेट ऑफ हैंगिंग चेन इज इक्वल्स टू लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑफ चेन ऑन टेबल। ये किसके बराबर होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑफ चेन ऑन टेबल। अच्छा ठीक है, वेट ऑफ हैंगिंग चेन कितना है, वो आएगा, देखो भाई, मान लो मैं इसका हैंगिंग चेन, मान लो इसका मास m2 है, थोड़ी देर के लिए मास m2 है, और ये मास कितना है, m1 है, थोड़ी देर के लिए। तो मैं बोलूँगा m2g इज इक्वल्स टू लिमिटिंग फ्रिक्शन, यानी कि m2g इज इक्वल्स टू m1g इंटू नॉर्मल रिएक्शन, m2g m1g सॉरी म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन और म्यू इंटू m1g। जी हो गया कैंसिल, जी हो गया कैंसिल। मैं इधर ले रहा हूं, ठीक है। तो फिर इक्वेशन क्या बनेगा, m2 इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ m1।
चलो ठीक है, ये m2 इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ m1, ये इक्वेशन बन गया, वो जो पहली इक्वेशन आई थी यहाँ पर। ओके आगे क्या, मगर यार वहाँ तो बात किसकी चल रही है, बात किसकी चल रही है वहाँ पर, लेंथ की। अरे भाई मिनिमम लेंथ पूछा हुआ है ना, हमारा इक्वेशन में क्या बना है अभी, मास। तो कोई बात नहीं, अभी आ जाएगा। देखो मास इज इक्वल्स टू क्या होता, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और मैं वॉल्यूम को क्या लिख सकता, एरिया इंटू लेंथ। वॉल्यूम को क्या लिख सकता, एरिया इंटू लेंथ। अब खास बात देखो, चेन का शुरू से लेकर आखिर तक मटेरियल सेम है, चेन का शुरू से लेकर आखिर तक मटेरियल सेम है, तो डेंसिटी सेम होगा। चेन का शुरू से लेकर आखिर तक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, ऑन एन एवरेज एरिया ऑफ क्रॉस, जो चौड़ाई होगी इसकी कैसी होगी, सेम होगी, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी क्या है, सेम है। सिर्फ बदल रहा क्या, लेंथ है ना, यहाँ पर लेंथ स्मॉल एल है और यहाँ पर लेंथ कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल है। तो m2 के जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये मास किसका है, मास ऑफ चेन हैंगिंग फ्रॉम द टेबल, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा रो ए स्मॉल एल, रो ए स्मॉल एल। स्मॉल एल बोले तो m2 बोले तो किसका मास है, लटकने वाली चेन का, तो लेंथ भी किसका लगेगा, लटकने वाली चेन का। म्यू एस m1 कितना आएगा, रो ए कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल, रो ए कटा स्मॉल एल इज इक्वल्स टू म्यू एस कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल। अब ऐसा है कि ठीक है, स्मॉल एल इज इक्वल्स टू म्यू एस इंटू कैपिटल एल माइनस म्यू एस इंटू स्मॉल एल। अब एक काम करो, इसको उधर लेके आ जाओ, तो एल प्लस म्यू एस इंटू स्मॉल एल इज इक्वल्स टू म्यू एस इंटू कैपिटल एल। एल को कॉमन निकालो, 1 प्लस म्यू एस इज इक्वल्स टू म्यू एस इंटू कैपिटल एल। देयरफॉर स्मॉल एल इज इक्वल्स टू म्यू एस इंटू कैपिटल एल अपॉन 1 प्लस म्यू एस। तो ये हो गया हमारा लेंथ ऑफ चेन हैंगिंग फ्रॉम द टेबल, है ना, ये लेंथ ऑफ चेन हैंगिंग फ्रॉम द टेबल का फॉर्मूला, कि भैया अगर पूरे चेन की लंबाई असल में इतनी है, मान लो कि पूरे चेन की लंबाई थोड़ी देर के लिए मान लो 10 मीटर है, जिस टेबल पे रखी गई है उस टेबल का कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मान लो थोड़ी देर के लिए 0.4 है, तो तुमको कम से कम कितनी चेन लटकाना पड़ेगी वहाँ पर। तो देखो स्मॉल एल इज इक्वल्स टू 0.4 मल्टीप्लाई बाय 10, 1 प्लस 0.4, तो ये हो जाएगा आपका 4 डिवाइडेड बाय 1.4। अब 4 डिवाइडेड बाय 1.4 यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ 40/14 यानी कि 20/7। कोई बताएगा मुझे 20/7 कितना आएगा, 7 2 ज़ा 14, करो सॉल्व, 2.95। देखो एक बार चेक कर लो, 2 7 ज़ा 14, फिर बचे 4, नहीं 9 नहीं आएगा, 7 7 ज़ा 40, 9 7 6 ज़ा 43, 5 2.5 समथिंग कुछ आ रहा है, देख कितना आ रहा है, 4 बच रहा ना, 6 बच रहा, सॉरी 6 हाँ, 2.88 है ना, 2.88, तो तुम्हारे को कम से कम 2.88 मीटर की लंबाई की चेन लटकाना पड़ेगी, समझ रहा क्या, 2.88 मीटर्स की चेन तुमको लटकाना पड़ेगी ताकि जाके आपका वो जो है वो क्या हो सके, आपका मोशन स्टार्ट हो सके 10 मीटर की चेन में, ठीक है। अब इसमें एक और सवाल पूछा जाता है, मिनिमम लेंथ ऑफ चेन केप्ट ऑन द टेबल। ये तो हो गया मिनिमम लेंथ ऑफ चेन हैंगिंग फ्रॉम द टेबल, मिनिमम लेंथ ऑफ चेन केप्ट ऑन द टेबल, तो वो कैसे निकालेंगे आप, है ना, आपको कैपिटल एल में से स्मॉल एल को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तो कैपिटल एल माइनस म्यू एस इंटू कैपिटल, ये वाला फॉर्मूला डाल रहा हूँ उसका मैं, 1 प्लस म्यू एस, करो क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना, तो 1 इंटू कैपिटल एल इज इक्वल टू कैपिटल एल म्यू एस इंटू कैपिटल एल माइनस म्यू एस इंटू कैपिटल एल अपॉन 1 प्लस म्यू एस, ये गया ये गया,
कैपिटल L अपॉन 1 प्लस म्यू एस। ये है मिनिमम लेंथ ऑफ चेन हैंगिंग फ्रॉम द टेबल का फॉर्मूला। दोनों भी फॉर्मूले मॉड्यूल में है, दोनों भी क्वेश्चंस जो है आपको मॉड्यूल में मिलेंगे, ये होना बाकी था। लिख लो। भाई को बोला पानी ला के रखो तो इधर का हो गया, राइट साइड का। नेक्स्ट, coefficient of friction between the body and a wedge. हो गया। अब अगला पार्ट है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडी एंड द वेज। जैसे कि वो तो स्मूथ सरफेस है, वहाँ तो कोई फ्रिक्शन होगा नहीं, मगर यहाँ एक रफ सरफेस आपको दिया गया है। अब रफ सरफेस, यहाँ का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मान के चलिए म्यू है, और बस उसी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला चाहिए। वैसे एक लॉजिकली बताओ, मान लो ये एकदम एक जैसे सिस्टम है, मतलब पूरा जैसे एंगल वैंगल, ये डिस्टेंस विस्टेंस सब सेम है, सिर्फ फ़र्क ये है कि ये स्मूथ है और ये रफ है। अगर यहाँ से मैं एक पर्टिकुलर हाइट से ब्लॉक को रख के छोड़ता हूँ और उसी हाइट से यहाँ पर एक ब्लॉक को रख के छोड़ता हूँ, सबसे ज़्यादा तेज़ी से ब्लॉक या सबसे जल्दी ब्लॉक नीचे कहाँ गिरेगा? स्मूथ सरफेस पे तेज़ी से आ जाएगा, और यहाँ लेगा थोड़ा सा लेट लेगा टाइम, है ना। मान लो कि यहाँ पर मैं कहूँगा टाइम फॉर स्मूथ सरफेस मान लो कि t है, टाइम फॉर स्मूथ सरफेस मान लो कि t है, तो टाइम ऑफ रफ सरफेस मान लो कि n टाइम्स ऑफ, या फिर मैं कहूँगा n टाइम्स ऑफ t है ना, n टाइम्स ऑफ t। मतलब क्या है n टाइम्स ऑफ t? n क्या है यहाँ पर? n इज इक्वल टू टाइम ऑन रफ सरफेस डिवाइडेड बाय टाइम ऑन स्मूथ सरफेस। जैसे कि मान लो यहाँ 10 सेकंड लिया उसने और यहाँ पर 5 सेकंड लिया, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, यहाँ 5 सेकंड लिया और यहाँ पर 10 सेकंड ले लिया उसने, तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 2। n की वैल्यू कितनी हो गई? अरे n क्या है देखो ना, टाइम ऑन रफ सरफेस डिवाइडेड बाय टाइम ऑन स्मूथ सरफेस। ये देखो अच्छे से, n क्या है? टाइम ऑन रफ सरफेस डिवाइडेड बाय टाइम ऑन स्मूथ सरफेस। जैसे मैंने बोला 10 डिवाइडेड बाय 5, तो ये क्या हो जाएगा? 2।
है ना। ये हमारा n है। तो n ये बताता है कि यहाँ जो टाइम लग रहा है स्मूथ सरफेस के कंपैरिजन में कितना लग रहा है, डबल है, ट्रिपल है, आधा तो नहीं हो सकता, ज़्यादा ही होगा, है ना। ये बताता है n। चलो ठीक है, मान लिया। अब आगे, क्योंकि इसका मोशन एक एक्सेलरेटेड मोशन होगा, जब कोई ब्लॉक इधर नीचे घसता हुआ आता है तो उसका एक्सेलरेशन होता है g sin थीटा। तो मैं बोलूँगा ठीक है, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा फिर? तो भाई देखो, आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर, क्योंकि ये एक मोशन एक्सेलरेटेड मोशन है। एक्सेलरेटेड मोशन में डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कैलकुलेट करते हैं? काइनेमेटिकल इक्वेशन से। s इजिकल्स टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। आप यहाँ रख कर छोड़ रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0। तो वो हो जाएगा s इजिकल्स टू हाफ ऑफ at स्क्वायर। a की वैल्यू क्या रहेगी बेटा? g साइन थीटा इंटू टी का स्क्वायर, g साइन थीटा इंटू टी का स्क्वायर। चलो ठीक है, मैं मान लिया। इक्वेशन नंबर 1। अब अगर मैं रफ सरफेस की बात करूँ यहाँ पे, तो भैया यहाँ पर का भी डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला वही है, हाफ ऑफ at स्क्वायर। मगर सवाल उठा कि यहाँ इस बार एक्सेलरेशन क्या रहेगा? कोई बताएगा मुझे? रफ सरफेस पे कोई चीज़ जब नीचे घसते हुए आती है इंक्लाइंड सरफेस पे, तो एक्सेलरेशन क्या होता है? लिखाया था थोड़े दिन पहले, g साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इंटू एन टी का स्क्वायर, है ना, इंटू एन टी का स्क्वायर। अरे भाई टाइम ऑन रफ सरफेस क्या है ना, एन टी है ना, तो एन टी का स्क्वायर। तो s इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ g साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा एन स्क्वायर टी स्क्वायर। इसे दे दो इक्वेशन नंबर 2। देखो अब इसकी भी इक्वेशन आ गई s की और इसकी भी इक्वेशन आ गई s की। अब दोनों को इक्वेट कर डालो। चलो ठीक है भाई, दोनों को इक्वेट करते हैं। देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 हाफ ऑफ g साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ g साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा एन स्क्वायर टी स्क्वायर। सेम चीज़ों को करो कैंसिल, हाफ ऑफ g गया, हाफ ऑफ g गया, टी स्क्वायर गया, टी स्क्वायर गया। फिर आगे क्या बचा? तो देखो बचा साइन थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इंटू एन स्क्वायर। अब मेरा टारगेट क्या है? मुझे क्या कैलकुलेट करना है? मुझे म्यू की वैल्यू कैलकुलेट करना है बेसिकली, ठीक है। तो चलो मैं उसका पीछे उठाता हूँ। सबसे पहले आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर साइन थीटा माइनस म्यू एन स्क्वायर कॉस थीटा, माइनस म्यू एन स्क्वायर कॉस थीटा। अब एक काम करो, ये पूरे टर्म को उठा के इधर लाओ और साइन थीटा को उधर भेजो। तो म्यू टाइम्स ऑफ एन स्क्वायर कॉस थीटा इज इक्वल टू एन स्क्वायर साइन थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। ये मेरा इक्वेशन आया। अब आगे क्या? यहां से साइन थीटा को कॉमन निकालो, म्यू एन स्क्वायर साइन कॉस थीटा, वहां से मैंने साइन थीटा को कॉमन निकाला, अंदर क्या बचा? फिर एन स्क्वायर माइनस 1। ओके ठीक है। अब एन स्क्वायर कॉस थीटा को उधर लेके चले जाओ, तो ठीक है भाई, साइन थीटा अपॉन एन स्क्वायर कॉस थीटा एन स्क्वायर माइनस 1, इसको अंदर लेके चले गए। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होगा? टैन थीटा। ये एन स्क्वायर अंदर जाएगा,
एन स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर, फिर दोनों को सेपरेट कर डालो, तो tan थीटा इज इन 1 माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर। तो ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का, है ना। मॉड्यूल में जो है वो n के जगह p है, वही फॉर्मूला है, n के जगह p है बस, है ना। तो सिंपली यहाँ देखो, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आते रहेंगे आपको, मल्टीपल टाइम दिया रहेगा कि भाई इतने इतने टाइम में ये आया, तो पता लगाओ कि इसकी म्यू की वैल्यू क्या है, लिख लो। थोड़ा जल्दी लिखना। देख, एक क्वेश्चन है इस पे बेस्ड, a block slides down a 45-degree inclined plane in twice the time it takes to slide down a smooth 45-degree incline. A smooth 45-degree incline. First stop. What is friction coefficient? What is friction coefficient between the block and the incline? Between the block and the incline, म्यू की वैल्यू पता लगा। सोचो 2 मिनट के लिए। देखो यहां थीटा कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है। टाइम ऑन रफ सरफेस डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ स्मूथ सरफेस करूंगा तो कितना आएगा, ट्वाइस, है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं n की वैल्यू कितनी है, 2 है। अब म्यू तुमसे पूछा गया है, तो tan ऑफ 45 1 माइनस 1 2 का स्क्वायर म्हणजे 4, tan 45 1, ये हो जाएगा 3/4। तो 3/4 कितना होता है, 0.75। तो 0.75 दिस विल बी द आंसर, 0.75। कभी कभार क्या देता है मालूम क्या, टाइम ऑन स्मूथ सरफेस इज हाफ ऑफ द टाइम ऑन द रफ सरफेस। अब बताओ n की वैल्यू क्या है, टाइम ऑन स्मूथ सरफेस इज हाफ ऑफ द टाइम ऑन रफ सरफेस, n की वैल्यू करेक्ट 2। कई लोग बोलते हाफ, जैसी नंबर देखते हाफ तो n की वैल्यू हाफ बोल देते, ये गलत है ना। अपना n है क्या,
टाइम ऑन रफ सरफेस डिवाइडेड बाय टाइम ऑन स्मूथ सरफेस। अब इसने क्या बोला, टाइम ऑन स्मूथ सरफेस इज हाफ ऑफ द टाइम ऑन रफ सरफेस। तो टाइम ऑन रफ सरफेस इज हाफ ऑफ TR, 2 जाएगा ऊपर, n की वैल्यू आएगी 2, है ना। तो ये बात का ध्यान रखना, ऐसे पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन आने की जिसमें आपको ऐसा कुछ आंसर दिया हो। लिख लो। इधर का हो गया, इधर का हो गया, किसी को बाकी है? नेक्स्ट, स्टॉपिंग ऑफ ब्लॉक ड्यू टू फ्रिक्शन। स्टॉपिंग ऑफ ब्लॉक ड्यू टू फ्रिक्शन या स्टॉपिंग डिस्टेंस हम लोग कह सकते हैं। हॉरिजॉन्टल सरफेस, पहला वाला हॉरिजॉन्टल सरफेस के बारे में हमको देखना है। ध्यान दीजिएगा, एक ब्लॉक है, उसको आपने ऐसा धक्का दिए, आप लगातार पुश नहीं कर रहे, ना ही आप लगातार पुल कर रहे हैं, आप कोई भी फोर्स उसे लगातार नहीं लगा रहे हैं, आपने उसको सिर्फ ऐसा पुश किए, वो आप इनिशियली वो वेलोसिटी u से घसरता हुआ गया और आखिरकार रुक गया। मैं बोल रहा हूँ कि भैया इसकी स्पीड 0 हो गई, है ना, एक सर्टेन वैल्यू से 0 पे हो गई, यानी कोई ना कोई फोर्स था जो उसकी मोशन को अपोज कर रहा था। अब इस स्टेज पे तो मालूम ही होगा वो कौन सा फोर्स है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन था जो इसके मोशन को क्या कर रहा था, अपोज कर रहा था। अब अगर माना कि चलो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जो इसके मोशन को क्या कर रहा है बेटा, अपोज कर रहा है, तो मैं ये पहले जानना चाहूँगा कि यहाँ पर रिटार्डेशन कितने का होगा, मतलब एक्सेलरेशन कितना होगा, क्योंकि मुझे स्टॉपिंग डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, v² u² प्लस ट्वाइस ऑफ as, है ना। फाइनल वेलोसिटी 0 हो चुकी है, इनिशियल वेलोसिटी u² प्लस ट्वाइस ऑफ as, ठीक है। फिर ट्वाइस ऑफ as इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ u², s इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ u² अपॉन 2 टाइम्स ऑफ a। अब मुझे सबसे पहला काम ये है कि रिटार्डेशन पता लगाना है। मैं कहूँगा देख भाई, जब ये ब्लॉक आगे जा रहा था ऑफ मास m से दैट, ये आगे जा रहा था, है ना, इसकी इनिशियल वेलोसिटी इधर थी, उस पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे थे। एक था उसका वेट mg डायरेक्टिंग डाउनवर्ड्स, दूसरा नॉर्मल रिएक्शन, और तीसरा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन ऑफ कोर्स, मोशन में तो काइनेटिक फ्रिक्शन। मैं बोलूँगा मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन से फोर्सेस है, एक ही है काइनेटिक, ये दोनों तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो मैं बोलूँगा टोटल फोर्स एक्टिंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस ओनली काइनेटिक फ्रिक्शन, ओनली काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। मगर टोटल फोर्स एक्टिंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस कैन बी रिटन एज मास इनटू एक्सेलरेशन। देखो मास इनटू एक्सेलरेशन इज Fk, मास इनटू एक्सेलरेशन इज Fk को मैं क्या लिख सकता हूँ, म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन यानी कि mg, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, म्यू के जी। मगर क्योंकि ये एक रिटार्डिंग एक्सेलरेशन है तो उसको माइनस साइन के साथ डालूंगा मैं,
अब जाहिर बात है जब मैं माइनस साइन के साथ डालूंगा तो ये माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला यू स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ म्यू के जी। ये मेरे पास पहला फॉर्मूला आ गया स्टॉपिंग डिस्टेंस का। ठीक है, दूसरा क्या फॉर्मूला आएगा, मुझे दूसरा फॉर्मूला चाहिए इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी दोनों का पावर कैसा होता है, सेम होता है। मैं क्या करने वाला हूँ, मास के स्क्वायर से मैं इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करने वाला हूँ, मास के स्क्वायर से। सही है, मास के स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करूँगा तो एम स्क्वायर यू स्क्वायर ट्वाइस एम स्क्वायर म्यू के जी। अब देखो एम स्क्वायर यू स्क्वायर हो जाएगा मोमेंटम, तो पी स्क्वायर ट्वाइस म्यू के एम स्क्वायर जी। ये मेरे पास स्टॉपिंग डिस्टेंस का दूसरा फॉर्मूला आ गया। ये मेरे पास स्टॉपिंग डिस्टेंस का दूसरा फॉर्मूला आ गया, पी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू के एम स्क्वायर जी। आया समझ में? तो ये दो फॉर्मूले हैं, ये सिर्फ इन टर्म्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी है स्टॉपिंग डिस्टेंस, और ये फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ आपका मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम। आपको पूछेगा एग्जाम में तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला ही पूछेगा, 99% चांस कि आपको क्या पूछेगा, फॉर्मूला। मतलब यही पूछना है, एक तो डायरेक्ट इसको लर्न करो या फिर कॉन्सेप्ट को समझ के अच्छे से देख लो। तो बहुत भारी कॉन्सेप्ट नहीं है, जो लगातार हम इस्तेमाल कर रहे हैं अब तक के जो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करें उन्हीं का यूज़ है। ये हॉरिजॉन्टल सरफेस के लिए देखे थे, अब देखना है इंक्लाइंड सरफेस के लिए। inclined surface, सेम स्टॉपिंग डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला लगेगा वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस, या फिर मैं पहले से भी माइनस साइन डाल के रख सकता हूँ, फ़र्क नहीं पड़ेगा। 0 का स्क्वायर स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए एस। अच्छा एक बात बता, जब भी कोई ब्लॉक इंक्लाइन सरफेस पे ऊपर स्लाइड होता हुआ जाता है तो उसके एक्सेलरेशन तो नहीं, रिटार्डेशन होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? सही है, देखो पूरी क्लास खामोश है सिर्फ 1-2 बच्चों के अलावा। तुम लोग ऐसा करते हो, तुमको प्रॉब्लम जमते नहीं है, फिर तुम बोलते अरे यार तुझे बहुत आड़े जमता ही नहीं है, तुम्हारा ही नहीं कोई डेडिकेशन। जी साइन थीटा प्लस म्यू के कॉस थीटा, माइनस साइन इसलिए डाला कि वो रिटार्डेड मोशन है, स्पीड कम होती जाएगी। 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस ट्वाइस जी साइन थीटा प्लस म्यू के कॉस थीटा इंटू एस। पूरा का पूरा टर्म उठा के दला ले, 2g साइन थीटा प्लस म्यू के कॉस थीटा है ना इंटू एस इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर। अब एस छोड़ के सबको उधर भेजो, एस इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर ट्वाइस जी साइन थीटा प्लस म्यू के कॉस थीटा। ठीक है,
ये एक फॉर्मूला आ गया आपके स्टॉपिंग डिस्टेंस का। अब दूसरा फॉर्मूला निकालना है इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। उसके लिए m स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, तो ट्वाइस जी एम स्क्वायर साइन थीटा प्लस म्यू के कॉस थीटा, ये हो जाएगा मोमेंटम का स्क्वायर। ट्वाइस जी एम स्क्वायर साइन थीटा प्लस म्यू के कॉस थीटा, दैट्स इट। ये आपके दो फॉर्मूले आ गए स्टॉपिंग डिस्टेंस के। लिख लो। चलिए फिर लास्ट टॉपिक है इसका, राइट साइड का हो गया। जल्दी करो बेटा। अरे दे रहे उसको एक टपली, क्या है मुंडी डाल के चारों, इतना नहीं अंधेरा हो जाता मतलब, ऐसे ऊपर रख देता है, कुब्बड़ निकल जाएगा। हुआ? हो गया? जल्दी लिखो, 30 सेकेंड्स। A very important topic, the last one and the very important, बहुत ज़्यादा important. Sticking of block with accelerated card. Sticking of block with accelerated card. तो ये इस तरह से एक कार्ड है, कार्ड बोले तो क्या, कार्ड नहीं है, कार्ट। देखो इधर, अब ऐसा है कि मैं ये चाहता हूँ कि ये ब्लॉक मैंने यहाँ पर रखा और वो नीचे ना गिरे, जैसे कि ये पेन है ना। मैं चाहता हूँ कि जब मैं हाथ को ऐसा करूँ तो पेन नीचे ना गिरे। तो अगर मैं ज़ोर से हाथ घुमाऊँगा तो मेरे हाथ की स्पीड लगातार बढ़ना चाहिए। अगर मैं हाथ को स्पीड कांस्टेंट रखता हूँ, क्या देखे आपने, ये नीचे गिर गया। वही अगर मैं एक्सीलरेटेड मोशन में रखता हूँ ऐसा, तो वो नीचे गिरेगा नहीं। तो
तो वैसे ही अगर ये गाड़ी एक ऐसी कोई जिसका डब्बा का ऐसा कोई शेप बना हुआ है, आपने एक ब्लॉक M यहाँ पर ऐसा रखे, चिपकाए नहीं रहे भैया, बस ऐसा टिका के रखें, और तुम यहाँ से फोर्स F लगा रहे हो, तो तुम्हारा फोर्स जो रहेगा ये लगातार गाड़ी को एक्सेलरेटेड मोशन में रखना चाहिए, है ना, ताकि इसको ये चिपका रहे। तो वो पूछ रहा है कि कम से कम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। दो सवाल आते हैं यहाँ पे कि भैया कम से कम गाड़ी का एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, कम से कम यहाँ पर जो फोर्स है जो आप गाड़ी पे लगा रहे हैं वो कितना होना चाहिए। ये दो सवाल पूछे जा रहे हैं। कैसे पता लगाएंगे? हम चाहते हैं कि ये डब्बा नीचे ना गिरे, तो सबसे पहले इस डब्बे पे लगने वाले फोर्सेस का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। देखो गौर से देखो भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक रहेगा डब्बे का वेट एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स। देखो तुमको नहीं लगता जब गाड़ी आगे बढ़ेगी तो सूडो फोर्स से ये डब्बा पीछे आएगा, सूडो फोर्स से डब्बा पीछे आएगा, तो ये सरफेस पे ऐसा दबाएगा सरफेस को, तो सरफेस क्या देगा फिर उसको? नॉर्मल रिएक्शन। तो यहां पर नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में आएगा। ऊपर कोई सरफेस है क्या? तो ऊपर से नीचे कोई नॉर्मल रिएक्शन आने वाला नहीं, मगर ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है यहां पर मौजूद, ये इस डब्बे को नीचे गिरने से बचा रहा है ना। ठीक है, अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू वेट mg रहा तो ये डब्बा गिरने से बच जाएगा। बात समझ रहे क्या आप? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू आपका mg रहा तो ये डब्बा गिरने से बच जाएगा। अच्छा ठीक है, चलो भाई मान लिया। तो अब मैं कहूँगा कि यहाँ पर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है इसको आप कितना बोल सकते हैं कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन? तो आप कहेंगे यार वो तो हमेशा μs इनटू नॉर्मल रिएक्शन होता है। अब गलती से भी ये मत बोलना कि नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg, नहीं, इस बार नॉर्मल रिएक्शन सूडो फोर्स के बराबर रहेगा। देखो नॉर्मल रिएक्शन इधर, वेट mg इधर, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर, और इधर लगेगा सूडो फोर्स, तो नॉर्मल रिएक्शन बराबर रहेगा इसके, है ना, ma के बराबर। किसके बराबर आएगा? ma के बराबर। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ma ग्रेटर देन इक्वल्स टू mg, समझा? तो m कटा और म्यू को उधर भेजेंगे तो ये आएगा g बाय म्यू। ये एक वैल्यू आई हमारे सामने कि एक्सेलरेशन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू g बाय म्यू, कम से कम g बाय म्यू के बराबर और उससे जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ देयरफॉर मिनिमम एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए? वो होना चाहिए फिर g बाय म्यू। मिनिमम एक्सेलरेशन बराबर होगा g बाय म्यू के, है ना। मिनिमम की बात करो तो उसके कम से कम बराबर चाहिए, और उससे ज़्यादा हुआ तो बहुत अच्छा। बात समझ रहे क्या बेटा? कम से कम g बाय म्यू के बराबर और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना अच्छा, इसलिए मिनिमम की वैल्यू इसकी बराबर आएगी, और वैसे एक्सेलरेशन g बाय म्यू से ज़्यादा भी हुआ तो चलेगा। चलो ठीक है, ये दूसरा जवाब मिल गया, मिनिमम एक्सेलरेशन। मिनिमम फोर्स क्या रहेगा? तो मैं बोलूँगा अच्छा ये फोर्स जो है किस पे लग रहा है? तो बोले पूरे सिस्टम पे। पूरे सिस्टम का मास कितना है? तो बोले कैपिटल M प्लस स्मॉल m, तो फिर एक्सेलरेशन भी मिनिमम रहेगा, यानी कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी बाय म्यू। ये आपका रहेगा मिनिमम फोर्स का फॉर्मूला। ठीक है, ये है आखिरी टॉपिक था और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। ठीक है, दिस इज इट। अब यहाँ पर फ्रिक्शन चैप्टर होता है कंप्लीट, पूरा लॉज ऑफ मोशन कंप्लीट हुआ।